हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम साइंस की 6 क्लास की बुक के जो भी लेसन है उसके सभी के शॉर्ट नोट्स हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से लेसन में क्या है। ये हम आज शॉर्ट नोट्स के रूप में या वन लाइनर के रूप में उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 जिसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो है कच्ची सामग्री जैसे कि फल और सब्जी, गेहूं, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध है, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत जो है पौधे और जंतु है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उनको शाकाहारी कहा जाता है, और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाई जाने वाली सामग्रियों को संघटक कहते हैं, जैसे कि दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संघटक है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाने योग्य भाग कहते हैं, जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ और तना इत्यादि है। तो इसमें एक ये देख लेते हैं कि आलू जो है वो तने से प्राप्त होता है, मूली जड़ और पत्ते से, और अमरूद फल है, गाजर जड़ से, और गेहूँ जो है वो एक बीज है। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा लेसन जिसका नाम है भोजन के घटक। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा देते हैं। फल और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। तो रुक्षांश हम ध्यान रखेंगे को क्या चीज़ होती है कि फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जिसको रुक्षांश कहा जाता है। संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि कर देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। फिर है विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों का जो एक ग्रुप होता है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि खाद्य पदार्थ की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना होता है तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है वो। वसा और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कह सकते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो प्रोटीन युक्त जो भोजन होगा उसको शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों को अल्प मात्रा में जरूरत होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि विटामिन ए है वो त्वचा को और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी जो है बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। सी जो होता है काफ़ी सारे रोगों को लड़ने में मदद करता है, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर है विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास व स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज आवश्यक होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा दूसरे पोषकों से ज़्यादा होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का समृद्ध भोजन होता है।
फिर है आहारी रेसे, रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप जो है उत्पादों में होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, अन्ना, आलू और ताजे फल और सब्जियां हैं। तो अब हम करेंगे इस बुक का तीसरा लेसन। 6th क्लास की बुक है साइंस की। तो इसका तीसरा लेसन जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो रेसे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 है प्राकृतिक रेशा, दूसरा है संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशों में जो रेसे है उसके 3 उदाहरण देखें तो ऊन, कपास और रेशम। ऊन, कपास और रेशम जो होते हैं ये प्राकृतिक रेसे होते हैं। संश्लेषित रेशों की बात करें तो रियोन, पॉलिस्टर, टेरिकोट, नायलॉन। प्राकृतिक तंतु कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी और ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु कहते हैं जैसे कि कपास, ऊन और रेशम। संश्लेषित तंतु जो रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं, जिनमें संश्लेषित तंतु जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन ये सब हो गया। कपास ओटना किसको कहते हैं? तो कपास से बीजों को कंकतन के द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो बुनाई किसको कहते हैं? तागों, वेफ 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। तो फ्रलेक्स क्या है? साइंस में फ्रलेक्स क्या है? तो फ्रलेक्स एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो फ्रलेक्स नाम का एक पौधा होता है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त हो जाता है। फिर हम देख लेते हैं लेसन नंबर 4 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो कोमल पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई या फिर स्पंज जो है वो कोमल पदार्थ ही है। कठोर पदार्थ जिनको संपीड़ित करना कठिन होता है जैसे कि लकड़ी कठोर है। विलेय पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं आसानी से या उसमें लुप्त हो जाते हैं जैसे नमक और चीनी जो है एक विलेय पदार्थ है। अविलेय जो पूर्णतः घुलते ही नहीं है, तो इस तरह से अविलेय जैसे कि रेत और कांस हो गया। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है और अपारदर्शी जिसके अंदर से आर पार नहीं देखा जा सकता है जैसे लकड़ी और प्लास्टिक है, इनके आर पार नहीं देख सकते हैं। पारभासी क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु वो स्पष्ट नहीं देखा जा सकता कि सामने वो चीज़ रखी हुई क्या है। तो पारभासी होता है जैसे पॉलीथीन है, तेल लगा हुआ कागज़ है, तो इसके हम आर पार हमें दिख तो जाता है कि कोई वस्तु जरूर रखी हुई होगी परंतु हमें स्पष्ट नहीं पता लग पाता है कि वो क्या चीज़ रखी हुई है, तो वो पारभासी हो गया। लेसन नंबर 9 है जिसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो मछली किस अंग से सांस लेती है? तो मछली अपने गिल से जो है सांस लेती है। तो इस लेसन में कुछ खास है नहीं। उत्सर्जन, तो हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन को ही प्रक्रम को ही उत्सर्जन कहते हैं। उद्दीपन क्या होता है? वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहा जाता है। और फिर हम बात करते हैं लेसन नंबर 10 गति एवं दूरियों का मापन। तो साइकिल, बस, कार, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, नाव, पानी जहाज ये सभी यातायात के प्रमुख साधन है। तो इसमें सड़क परिवहन हम जानते हैं कौन से है, वायु परिवहन भी है और जल परिवहन भी है। तो इस तरह से मापन के एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। मापन की एक निश्चित राशि होती है उसको कहते हैं मात्रक। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में बांटा जा सकता है, संख्या भाग और मात्रक भाग। लंबाई मापने के प्राचीन तरीके हैं पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, बालिस्त या बिलान या बित्ता, हाथ की लंबाई, 1 कदम की दूरी, ये था। लंबाई मापने के आधुनिक तरीके हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। छोटी दूरियां मापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर का प्रयोग होता है, जबकि लंबी दूरियां मापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए पहले धागे से मापना चाहिए, फिर उस धागे को मापक से मापना चाहिए। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम गति कहते हैं। गति के प्रकार है जैसे सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, दोलन गति या आवर्ती गति तथा घूर्णन गति है। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। किसी वस्तु की गति के दौरान यदि किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति को वर्तुलाकार गति कहते हैं।
जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। लंबाई का मानक मात्रक SI होता है, मीटर है। ठीक है, लंबाई का मानक मात्रक है SI, मीटर है। अब इसका लेसन नंबर 11, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। अपारदर्शी वस्तु वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देती है, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है, जैसे कि दीवार, लकड़ी, पुस्तक आदि। पारदर्शी वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने देती है, तो वो पारदर्शी है, जैसे शीशा, कांच, पानी। पारभासी क्या होती है? तो वह वस्तु जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर गुजरने देती है, पारभासी वस्तु कहलाती है, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज है, पन्नी है या फिर पॉलीथीन है। तो छाया, जब प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे छाया बनती है। दीप्त पिंड या वस्तुएं, तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जो सूर्य की तरह खुद का प्रकाश का उत्सर्जन कर लेती है तो उसको दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि है। पर्दा वह वस्तु जिस पर छाया बनती है तो वो पर्दा होता है। दर्पण वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण होता है। दर्पण के दो प्रकार है, समतल दर्पण और एक है गोलीय दर्पण। दर्पण के कितने प्रकार हैं? दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है और वह वस्तु के समान और बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु के समान दूरी पर और बराबर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनाता है। जैसे घर में चेहरा देखने वाला दर्पण होता है वो समतल दर्पण है। सैलून में प्रयोग होने वाला दर्पण भी समतल दर्पण है। जबकि गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वक्र अथवा गोलीय होता है, जिसका जो पृष्ठ होता है ऊपर वाला वो या तो वक्र पृष्ठ होगा या फिर गोलीय होगा। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। कई बार दर्पण के प्रकार पूछ लेते हैं तो अवतल और उत्तल नहीं होंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण होंगे। तो अवतल और उत्तल दर्पण है वो गोलीय दर्पण के प्रकार है। अब है विद्युत चालक या सुचालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक या सुचालक कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम जो होते हैं विद्युत के चालक होते हैं। 3 विद्युत रोधियों के नाम बताइए। लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़ जो होता है 3 विद्युत रोधी है। विद्युत रोधक या कुचालक वो होता है जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत रोधक कुचालक कहलाते हैं। जैसे कि विद्युत सेल हो गया। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं और कौन सा? तो विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो धनात्मक टर्मिनल, एक होता है ऋणात्मक टर्मिनल। विद्युत सेल किसे विद्युत उत्पन्न करता है? तो ये सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। और बल्ब का तंतु जो है प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को ही बल्ब का तंतु कहते हैं। अब लेसन नंबर 13 है चुंबकों द्वारा जो है मनोरंजन। तो वो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित करते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा है, निकल और कोबाल्ट है। अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय होते हैं, जैसे कि अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और प्राकृतिक चुंबक जो है वो है मैग्नेटाइट। क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक किसे कहते हैं? तो वो जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित का गुण पाया जाता है वो चुंबक कहलाती है। चुंबक के प्रकार 2 होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। आकृति के आधार पर जो है कृत्रिम चुंबक के प्रकार जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोलांत। चुंबक का ध्रुव जो होता है इसके 2 सिरे होते हैं जिसको हम ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कंपास या दिक् सूचक चुंबक से बना हुआ एक यंत्र है जिसकी चुंबकीय सुई उत्तरी और दक्षिणी दिशा को हमेशा बताता है। तो इस तरह से ये चुंबक वाला लेसन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इस जो है बुक का 14वां लेसन जिसका नाम है जल। जल को वाष्प में परिवर्तित करने को प्रक्रम को प्रवाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं, वर्षा, ओले और हिम के रूप में जल पुनः धरती पर आ जाता है। जलवाष्प जब संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर नीचे की ओर गिरने लग जाता है तो उसको वर्षा कहते हैं। भूमि में संचित जल को भौमजल कहते हैं। जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। तो जलवाष्प जो है यानी वाष्प जो होती है वो वापस जब जल में परिवर्तित होती है तो उसको हम संघनन कहते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों के अंदर पाया जाता है।
फिर है लेसन नंबर 15, हमारे चारों ओर वायु। तो जो कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक होती है। लेकिन कौन सी गैस जलने में सहायक नहीं है, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो जलने में सहायक नहीं है। लेकिन आग जब जलाते हैं तो इसलिए हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। किस गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो किसी वस्तु का वायु में जलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई वस्तु को हम वायु के अंदर जो है वायु की मौजूदगी में उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पादप और जंतु जो है सांस की क्रिया के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। फिर है 16 नंबर लेसन है कचरा संग्रहण एवं निपटान। कुछ पदार्थों के विलगित व खाद्य पदार्थ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। उसको क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों व नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को इकट्ठा करती है। 2 प्रकार के कचरे को इकट्ठा करने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करती है। तो एक तो का रंग नीला होता है और दूसरे का रंग हरा होता है। तो जब हम कई बार देखते हैं कि कूड़ेदान के रंग हरे, या तो हरे रंग का होता है या फिर नीले रंग का होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को डाले जाते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि नीला जो कूड़ेदान होता है उसके अंदर उन जो है कचरे को डाला जाता है जिसको वापस उपयोग में लिया जा सके। इस प्रकार के जैसे प्लास्टिक है, धातुएं और कांच, ये सब उनको पुनः उपयोग में किए जा सकने वाले पदार्थों को नीले कूड़ेदान में डाला जाता है। फिर है हरा कूड़ेदान, रसोई व अन्य पादपों व जंतु अवशिष्टों को इकट्ठा करने के लिए होते हैं। तो जो भी रसोई का कचरा है या अन्य पादपों का कचरा है या फिर जंतु अपशिष्ट है उनको इकट्ठा करने के लिए हरे कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्ट या कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। तो लाल केंचुआ होता है, इसकी सहायता से जो कंपोस्ट बनाया जाता है उस विधि को हम वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुओं में एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, गिजर्ड, जो भोजन को पीसने में सहायता करता है। लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के बाहर के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुआ बहुत गर्म और ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, उन्हें अपने आसपास नमी की जरूरत होती है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग फसल में खाद्य के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से 6ठी क्लास के लेसन हमने पूरे कर लिए हैं शॉर्ट नोट्स की दृष्टि से। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास की बुक के सारे चैप्टर शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।